व्हाट्सअप एवरीवन। इंटर स्टार्स, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ एसए 570 गोइंग कंसर्न। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का सबसे पहली बात तो मतलब था कि एंटिटी के जो ऑपरेशंस है इट विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। कहीं ना कहीं एंटिटी जो अपने ऑपरेशन से कंटिन्यू करेगी फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर, मतलब एक लॉन्ग पीरियड तक चलेंगे। जनरली जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, जिनको हम प्यार से बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आप इनको गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बनाओगे, अनलेस आपका इरादा है एंटिटी को क्लोज करने का, आपका इरादा है एंटिटी के ऑपरेशंस को बंद करने का, या आपके पास कोई और चारा नहीं है। देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो। आपको एंटिटी बंद ही करनी पड़ेगी। जब तक ये तीनों केसेस नहीं है, आप गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब सर एक बात बताओ, जब मैं गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे रिकॉर्ड करने, इस तरह से रिकॉर्ड करने दैट एसेट्स विल बी रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज विल बी पेड ऑफ इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब आप एसेट से जितना रियलाइज कर पाओगे उससे आप लायबिलिटीज पे कर पाओगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बेसिक सी बात ध्यान रखना, ठीक है सर। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है तो AS1 ने क्या बोला था, उसने कहा था आप फिर लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना। तो ये बेसिक तीन चार बातें कि एंटिटी विल कंटिन्यू द ऑपरेशंस फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, ठीक है। गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए अनलेस मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू क्लोज द बिजनेस, टू सीज द ऑपरेशन, या उसके पास और कोई चारा नहीं है, नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो, ठीक है सर। एंड फिर ये कहता है कि इसका मतलब है आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे जैसे कि आप एसेट्स को रियलाइज कर पाओगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओगे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आमतौर पे ये सब चीजें हो जाएंगी। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर ये पॉसिबल नहीं है, गोइंग कंसर्न पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप लिक्विडेशन बेसिस पे बनाओ। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न? कौन गोइंग कंसर्न असेसमेंट करेगा? मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पॉइंट इन टाइम पे, एक पॉइंट इन टाइम पे वो दूरदर्शी नजर से देखे क्या एंटिटी एज अ गोइंग कंसर्न काम कर पाएगी। तो एक पॉइंट इन टाइम पे उसको जजमेंट बनानी है। जजमेंट किसके बारे में? इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम ऑफ अ इवेंट और कंडीशन। फ्यूचर में क्या आउटकम होगा ऑफ अ इवेंट एंड कंडीशन, उसके बारे में उसको जजमेंट बनानी है। फॉर एग्जांपल एंटिटी का कोई केस चल रहा है, तो अब उस केस का क्या आउटकम आएगा फ्यूचर में? इज इट सर्टेन और इनसर्टेन? सर इट इज अनसर्टेन। तो जो मैनेजमेंट की जजमेंट है वो एट अ पॉइंट इन टाइम होगी। किसके बारे में? अबाउट द आउटकम ऑफ अ इवेंट और कंडीशन। दैट आउटकम विल बी इन फ्यूचर, बिकॉज ऑफ फ्यूचर इट इज अनसर्टेन एंड इट इज इनहेरेंटली अनसर्टेन। हमने ये अनसर्टेनिटी डाली नहीं है। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? हाँ सर। अब तीन फैक्टर बताओ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तीन फैक्टर बताओ जो मैनेजमेंट कंसीडर करेगा इन मेकिंग दिस जजमेंट। सर सबसे पहले तो जिस एंटिटी का गोइंग कंसर्न असेसमेंट हो रहा है वो एंटिटी कैसी है? मैंने कहा साइको एंटिटी है। साइको का क्या मतलब था? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अब ये जो साइको लोग होते हैं, क्या ये दूसरों से बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं? हाँ सर। तो अगला पॉइंट कैसे याद आएगा? डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। किस तरह से हमारी एंटिटी अफेक्ट होती है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक तो लिस्टेड एंटिटी का, एक प्राइवेट एंटिटी का। जो प्राइवेट फंडेड स्टार्टअप है वो जनरली एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, बट अगर यही कोई लिस्टेड एंटिटी रहेगी जिसने बाहर से बहुत बोरिंग्स ले रखी है, ये एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होगी। तो पहला पॉइंट हो गया साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा तो डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। मैंने कहा एक डिग्री और थी। सर ये डिग्री कौन सी थी? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी ये जो फ्यूचर आउटकम आएगा ऑफ इवेंट एंड कंडीशन दैट इज अनसर्टेन। तो आपने ये डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी भी देखनी है। एंड लास्ट में फ्यूचर में कौन सा इवेंट होता है, मैं भूल गया। फ्यूचर में कौन सा इवेंट होता है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद वाले इवेंट्स को क्या नाम देते थे? बताओ 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 बताओ। सबसीक्वेंट इवेंट। यानी आपने ये बोलना है जो भी मैनेजमेंट जजमेंट बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं? एक पॉइंट इन टाइम पे। उस पॉइंट इन टाइम पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे। तो हो सकता है कोई सबसीक्वेंट इवेंट हो जो उस जजमेंट को अफेक्ट कर सके, जिसमें ऐसा कोई आउटकम आ जाए which is inconsistent with the judgment that was appropriate at that time। तो आपके inconsistent outcomes आ सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखना। साइको एंटिटी, जो साइको लोग होते हैं वो दूसरों से अफेक्ट होते हैं, यानी डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। तीसरा पॉइंट था डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर आउटकम। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? फ्यूचर में कौन से इवेंट होते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात ध्यान रखना कि सब्सिक्वेंट इवेंट से डिफरेंट आउटकम आ सकते हैं, ठीक है सर। अब आती है सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों के लिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लिए
टू स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू स्टेज का क्या मतलब है? पहले तो स्टेज नंबर 1 आज देखो, आज का क्या मतलब है? आज की डेट में क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, यानी ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, उस पे कंक्लूजन निकालो। सर कंक्लूजन किसको? रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आज सब कुछ ठीक है तो फिर कल की बात करते हैं। मैंने कहा कल का क्या मतलब है? कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस वेदर देयर इज अ, वो वाली लाइन पे आ जाओ सारे बच्चे, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट कैन कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैंने कहा मतलब हमें देखना है कि क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द इवेंट्स एंड कंडीशन दैट कैन कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यही लाइन हमने उस दिन नोट्स में लिखी थी और इसको एकदम अच्छे से याद किया, 2 बार 3 बार रिवाइज किया, वेरी गुड। अब इसके बाद हम कौन से ऐसे का तड़का लगाते हैं? ये कहता है मटीरियल अनसर्टेनिटी तो फ्यूचर को लेके है, एंड यहां पे एज अ ऑडिटर हम इनहेरेंट लिमिटेशंस फेस करते हैं। कहां सीखा था? ऐसे 200 में। हमने ऐसे 200 में सीखा था दैट देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। किसके ऊपर? ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट। यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन ज्यादा है जब बात फ्यूचर की आती है। अब तो मैंने कहा नहीं, तो वी नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन, हम उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। एंड क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हो सकता है हमसे कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी रह जाए, हम किसी मटीरियल अनसर्टेनिटी को रेफर ना कर पाए। सो इफ देयर इज अ एब्सेंस ऑफ द रेफरेंस टू मटीरियल अनसर्टेनिटी, guarantee about the going concern? The answer is no. It cannot be viewed as a guarantee of going concern. तो अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी की रेफरेंस नहीं है, आप इसको गारंटी ऑफ गोइंग कंसर्न मत मान लेना। क्लियर है? हां, तो ये हम कहीं ना कहीं बात कर रहे थे। अब सर आ जाओ इस पे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड, अभी ठीक आ रही है? ठीक है। अब सर अगला सवाल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। इस टॉपिक में हमने किस चीज की डिस्कशन की थी कि एज अ ऑडिटर अगर मुझे चेक करना है इवेंट्स एंड कंडीशन है कि नहीं दैट कैन कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा इन इवेंट्स एंड कंडीशन को? तो मैंने कहा तुमको क्यों करना है, तुमको इन इवेंट्स एंड कंडीशंस को क्यों आइडेंटिफाई करना है? मैनेजमेंट से पूछो। तो अब अगर मैनेजमेंट ने या तो असेसमेंट कर रखी है, वो क्या नाम था उसका, वो बंदा कौन था, बंदा मैं बार नाम भूल जाता हूं, प्रफुल्ल नहीं था, पता नहीं कोई नाम था, कोई तो बंदा रहेगा जिसका नाम था, ठीक है। उस बंदे का मैंने क्या किया था सर, आपने उससे पूछा था कि वो मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है। तो हमने उस मैनेजमेंट से क्या पूछा कि क्या आपने असेसमेंट करी? वो कहते हैं हाँ करी। हिमांशु, सॉरी यार मैं हिमांशु भूल गया, क्या हिमांशु तुमने असेसमेंट करी? तो हिमांशु ने कहा हाँ करी। तो मैंने कहा डिस्कस द असेसमेंट विद द हिमांशु विद द मैनेजमेंट, ठीक है सर। अब उसके बाद मैनेजमेंट से पूछो क्या आपको कोई इवेंट और कंडीशन मिला? Whether the management has identified the event or condition that individually or in aggregate can cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. तो मैंने कहा ये पूछेंगे। अब अगर इवेंट और कंडीशन मिला है तो हिमांशु से उसके प्लान पूछ लो, कहीं ना कहीं आप हिमांशु से उसके प्लान पूछ लो। आस्क द प्लान टू डील विद सच इवेंट एंड कंडीशन, वेरी सिंपल। अब इसके बाद सर क्या था, अगर उसने असेसमेंट ही नहीं कर रखी तो आप उससे क्या पूछोगे? आप पूछोगे ए मैनेजमेंट, जब तुमने असेसमेंट ही नहीं करी तो किस बेसिस पे तुमने गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग लगाई? ओ, एंड फिर उसके बाद डांट लगाने के बाद उससे पूछना क्या तुम किसी इवेंट और कंडीशन को जानते हो विच कैन अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड याद रखना जैसा मैंने ऐसे 550 में बताया था ऐसे ही 570 में बोल रहा हूं, एज अ ऑडिटर यू नीड टू स्टे अलर्ट, एकदम अलर्टनेस मेंटेन करके चलनी है। फिर मैंने कहा अगला टॉपिक, ये तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक था, इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। सबसे हमने इस टॉपिक के साथ क्या किया था सर, हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा था। सबसे पहला पार्ट क्या था, अगर मैनेजमेंट ने डिटेल्ड असेसमेंट नहीं कर रखी, डिटेल्ड इवेल्युएशन नहीं कर रखी तो क्या ये गलत है? मैंने कहा नहीं, ये सही है। हो सकता है एंटिटी ही इतनी अच्छी हो, यानी लैक ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस बाय द मैनेजमेंट टू सपोर्ट इट्स गोइंग कंसर्न असेसमेंट मे नॉट प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम कंक्लूडिंग दैट द गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। हो सकता है मैनेजमेंट की डिटेल्ड असेसमेंट के बिना भी हम ये कंक्लूड कर सकें दैट गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। सर कब? जब एंटिटी अच्छी है, जब आपकी एंटिटी एचयूएल जैसी है, नेस्ले जैसी है, आईटीसी जैसी है, जिसके पास्ट प्रॉफिट्स रहे हैं, काफी प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस रहे हैं।
उसके पास एक्सेस है टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो उसको डिटेल्ड असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एज अ ऑडिटर क्या मुझे भी गोइंग कंसर्न के लिए एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। एज अ ऑडिटर यू मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द गोइंग कंसर्न। सर मुझे डिटेल्ड इवेल्युएशन कब नहीं करनी? जब आपको आपके बाकी प्रोसीजर से कंफर्ट आ गया है, जब आपके बाकी प्रोसीजर से आपको कंफर्ट आ गया दैट द गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, इफ द अदर प्रोसीजर्स आर सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द गोइंग कंसर्न इज ओके। क्या पहला वाला पार्ट क्लियर है? हां सर। मैनेजमेंट डिटेल असेसमेंट नहीं करेगी अगर एंटिटी अच्छी है। आपको डिटेल प्रोसीजर नहीं करने अगर आपके बाकी प्रोसीजर से आपको एविडेंस मिल गया है। अब सर सेकेंड पार्ट क्या था? सेकेंड पार्ट था जब भी आप इवेल्युएट करोगे कि एंटिटी के साथ आगे क्या होगा, तो जीवन में श्री कृष्ण ने क्या सिखाया है? सर श्री कृष्ण ने सिखाया जैसे आपके पाप वैसा आपके साथ आगे होगा, मतलब कर्मा वर्क्स। तो मैंने कहा आप इनके पापों को इवेल्युएट करना। सर क्या क्या इवेल्युएट करेंगे? पाप का क्या मतलब था? प्रोसेस जिसके थ्रू उन्होंने गोइंग कंसर्न असेस किया। ए का मतलब है अजम्पशन, क्या अजम्पशन लगाई है मैनेजमेंट ने अबाउट द फ्यूचर। एंड अगले पी का मतलब था मैनेजमेंट के क्या प्लान है, मैनेजमेंट के क्या प्लान है, एंड द प्लान शुड बी फीजिबल। तो तीनों चीजों को इवेल्युएट करेंगे, प्रोसेस, ठीक है सर, अजम्पशंस एंड द प्लान्स टू डील विद द फ्यूचर मैटर्स। गॉट इट सर। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट। जब एज अ ऑडिटर मैं गोइंग कंसर्न असेस कर रहा हूं तो क्या मैं उतना ही पीरियड कवर करूंगा जितना मैनेजमेंट ने किया? हां, जितना मैनेजमेंट ने एज पर द एफआरएफ कवर किया उतना। अगर लॉ रेगुलेशन कहता है तो थोड़ा ज्यादा भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैनेजमेंट ने 12 महीने से कम किया है, इफ द मैनेजमेंट हैज कवर्ड लेट्स से ओनली 6 मंथ्स, तो मैं क्या करूंगा? उनको एक्सटेंड करवाऊंगा फॉर 12 मंथ्स। कहीं ना कहीं टोटल में 12 मंथ्स कवर होने चाहिए। कम ऑन, यस सर। तो 12 मिनट्स हो चुके हैं और इन 12 मिनट में जो कल हमारी क्लास का फर्स्ट हाफ था हमने पूरा रिवाइज कर लिया एकदम डिटेल में। यस और नो? यस सर। अब सर एक बात बताओ, अगर मुझे कल को कोई इवेंट और कंडीशन मिल गया तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा तुमको कुछ नहीं करना, तुमको कुछ नहीं करना, चुपचाप मैनेजमेंट के पास जाना। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर गए भाड़ में, हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास में, हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास में और उनसे पूछेंगे कि वो इन इवेंट्स और कंडीशन से कैसे डील करेंगे। बट मैनेजमेंट क्या है? नालायक है। मैनेजमेंट कहती है हमने तो असेसमेंट ही परफॉर्म नहीं करी। तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म नहीं करी तो उनको रिक्वेस्ट करो टू मेक द असेसमेंट। फिर मैनेजमेंट खाली हाथ नहीं आनी चाहिए, साथ में होना चाहिए प्लान। प्लान की 2 क्वालिटीज बताओ, इट शुड इंप्रूव द सिचुएशन, इट शुड बी फीजिबल। अब प्लान फीका फीका अच्छा नहीं लगता तो क्या चाहिए? कैश फ्लो फोरकास्ट। अच्छा, कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे बनता है? डेटा पे वो अजम्पशन लगाते हैं कि हम 5% ग्रो करेंगे, 10% ग्रो करेंगे, फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा जो भी डेटा है अंदर का डेटा, जो अंडरलाइंग डेटा है, अंडरलाइंग डेटा की रिलायबिलिटी, अजम्पशंस की एप्रोप्रिएटनेस, कि क्या अजम्पशन सपोर्ट कर रही है या नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा था सर क्या गोइंग कंसर्न तो किसी पॉइंट इन टाइम पे होता है, क्या उस पॉइंट इन टाइम के बाद भी कुछ एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स आ सकते हैं? हां सर। तो आपने उन एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को देखना है सिंस द डेट ऑन विच द गोइंग कंसर्न असेसमेंट वाज डन। एंड लास्ट में शेरा वाली अंबे मां, माता रानी माता जगदंबे मां, मैंने कहा क्या? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना बाबू। किस चीज को लेके? मैनेजमेंट के प्लान को लेके, प्लस द फीजिबिलिटी ऑफ दोस प्लान्स। आपने प्लान्स और उनकी फीजिबिलिटी को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। तो दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस। वापस एक बार देखो, सबसे पहले क्या? मैनेजमेंट से असेसमेंट कराओ, फिर मैनेजमेंट खाली हाथ नहीं आएगा, प्लान लेके आएगा। प्लान फीका फीका अच्छा नहीं लगता, कैश फ्लो फोरकास्ट चाहिए, कैश फ्लो फोरकास्ट के बाद एडिशनल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कैश फ्लो फोरकास्ट में हम क्या देखते हैं? 2 चीजें, डेटा और अजम्पशन। ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आईसीआई इस पे सवाल पूछता है, आईसीआई ने इस पे बैक क्वेश्चंस में सवाल डाल रखा है। तो यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एडिशनल प्रोसीजर्स है एक बार बस आप रीड करके चलेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आती है सर लास्ट स्टेज ऑफ दिस एसे, दैट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आएगा? मैंने कहा कंक्लूजन में वही है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहले देखो आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, फिर देखो कल को जाके कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। अच्छा, मटीरियल अनसर्टेनिटी में 2 क्वालिटीज क्या होती है? लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। लाइक्लीहुड का मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, मैग्नीट्यूड मतलब कितने अमाउंट की। हमको भूकंप से डर नहीं लगता। किससे डर लगता है? जल्दी से बताइए। हमको भूकंप से डर नहीं लगता, बट अगर मैं कहूं कल भूकंप आने वाला है
और उस भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है 8, 9, 10 हो सकता है। क्या अब तुमको डर लग रहा है? हां सर। तो देयर शुड बी अ लाइक्लीहुड, देयर शुड बी अ मैग्नीट्यूड, ये दोनों बातें दिमाग में रखो। कम ऑन, क्लियर है सर? अब सारे बच्चे बताओ, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो तुमको क्या चाहिए? व्हाट डू यू पीपल नीड इफ देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी? अगर कल को मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो हमको क्या चाहिए? सर हमको डिस्क्लोजर चाहिए, हमको कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर चाहिए। तो मैंने कहा डिस्क्लोजर में क्या? सबसे पहले तो लोगों की बैंड बजाओ, उनको बताओ कि कौन से इवेंट्स और कंडीशंस हैं दैट कैन कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फिर उनको थोड़ी सी चैन की सांस दो कि इवेंट्स एंड कंडीशन तो हैं, बट मैनेजमेंट ने उसके प्लान भी बनाए हैं, जो हमने देखे थे नोट नंबर 35 में। ठीक है सर? तो मैंने कहा इवेंट्स एंड कंडीशन आ गए, प्लान आ गए, अब उनकी वापस बैंड बजाओ, उनको बोलो प्लान से फर्क नहीं पड़ता, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है, एंड इस मटीरियल अनसर्टेनिटी के चलते एंटिटी में बी अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो बात हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि गोइंग कंसर्न में ठीक होती है, हो सकता है ये बात बिगड़ जाए, यानी एंटिटी में भी, पक्का नहीं है, हो सकता है एंटिटी अपने एसेट्स को रियलाइज ना कर पाए, लायबिलिटीज को पे ऑफ ना कर पाए इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये 4 डिस्क्लोजर होने चाहिए, इवेंट्स एंड कंडीशन, मैनेजमेंट का प्लान, मटीरियल अनसर्टेनिटी, एंड लास्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अब सर आता है अगला पॉइंट, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ इवेंट्स और कंडीशंस हैं, तो क्या होगा? तो मैंने कहा ज्यादा बड़ा डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज नो मटीरियल अनसर्टेनिटी, ओनली द इवेंट्स एंड कंडीशन, जस्ट डिस्क्लोज द इवेंट्स एंड कंडीशन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एसे, दैट इज इंप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग। अगर गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट है, मतलब द इंपैक्ट इज बोथ मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, तो आप क्या दोगे? एडवर्स ओपिनियन दोगे। ठीक है सर? फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है, बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो तुमको क्या चाहिए? डिस्क्लोजर चाहिए। अब अगर डिस्क्लोजर है तो क्या देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। ऑब्वियसली बात है, जो चाहिए था वो है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट क्या मुझे यूजर का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा? क्या मुझे यूजर का ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ेगा? हां सर, खींचना पड़ेगा। वी नीड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स टू द नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन सा पैरा डालो? कौन सा पैरा? हम डालेंगे मुर्ग पैरा। कहीं ना कहीं इस केस में हम मुर्ग पैरा, अरे कौन सा पैरा? मुर्ग पैरा। मुर्ग का मतलब है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये पैरा डाला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर? इससे आप अटेंशन ड्रॉ करना, आप बोलना देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, साथ ही साथ बोलना अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। अब सर अगर हमको जो डिस्क्लोजर चाहिए वो नहीं है, तो फिर एडवर्स और क्वालिफाइड ऑफ ओपिनियन, ये दोनों में से कोई एक जो आपको ठीक लगे उस टाइम पे आएगा। प्लस जो हमारा बेसिस होगा, किस रीजन की वजह से ओपिनियन को क्वालिफाई एडवर्स किया, उसमें क्या बोलेंगे? वही जो आप बोल रहे हो कि भाई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो थी बट डिस्क्लोजर नहीं दिया, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट बट द डिस्क्लोजर इज एब्सेंट। क्लियर है? क्लियर है सर? अब इसके बाद आता है सर अगला सवाल, व्हाट इफ द मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू डू द गोइंग कंसर्न असेसमेंट। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं करी और हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन ही बचते हैं, क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कहीं ना कहीं इस केस में हम क्या करेंगे? मैंने कहा इस केस में या तो अपना ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे या डिस्क्लेमर करके आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, यहां तक क्या सारी बातें क्लियर है? कम ऑन एवरीवन विद मी इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एसे। 19 मिनट्स हुए बस और तुमने सारा का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तोड़ मालिक, तोड़ मालिक। ऑसम, रेडी है सर? मैंने कहा रेडी है सर। तो रेडी में आ जाओ सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में हमने क्या किया था? मैंने कहा फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में हम पहले तो लायबिलिटीज को अलग रखते हैं और लॉसेस वाली बातों को अलग रखते हैं। तो एक एक करके लायबिलिटीज वालों बातों को रिवाइज करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले लायबिलिटी वाला पॉइंट क्या था? नेट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी पोजीशन।
अब लाइबिलिटी को बांटो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर अप्रोचिंग द मेच्योरिटी, इनकी मेच्योरिटी आने वाली है, मतलब हमसे बैंक पैसे मांगने वाले आने वाले हैं, बट हमारे पास कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं है, हमारी बस की नहीं है कि हम इसको वापस रिन्यू करवा सके या फिर हम इसको रीपे कर सके, मतलब एंटिटी का दिवालिया निकलने वाला है, ठीक है सर। या फिर आप शॉर्ट टर्म बोरिंग से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहे हो, मतलब जो बोरिंग्स आपने एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, आप उससे लॉन्ग टर्म एसेट खरीद रहे हो तो आप पे नहीं कर पाओगे। अब सर लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई। शॉर्ट टर्म बोरिंग में फेमस क्या चलती है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वाले पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने क्रेडिटर को टाइम पे नहीं किया तो क्या क्रेडिटर अपना क्रेडिट सपोर्ट आपको देगा या वापस विड्रॉ कर लेगा? सर विड्रॉ कर लेगा। तो अगला पॉइंट क्या था? मैंने कहा विड्रॉ ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द क्रेडिटर। अब अगर उसने फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ किया, मतलब क्या अब वो आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेगा या कैश ऑन डिलीवरी? सर कैश ऑन डिलीवरी। नाउ इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम द क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी। सो जस्ट गो विद द फ्लो, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, एकदम स्मार्ट बच्चे की तरह पांचों पॉइंट्स फ्लो में हो जाएंगे, ठीक है सर। अब अगला पॉइंट क्या था? सर अगला पॉइंट था लॉसेस वाला। लॉसेस वाले क्या थे? एक तो इनको ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, जिस कंपनी को लॉसेस हो रहे क्या वो डिविडेंड बांटेगी? मैंने कहा नहीं। उसके नेगेटिव कैश फ्लोज होंगे, डिविडेंड नहीं बांटेगी, और बस ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। और उसके रेशियोज अच्छे निकलेंगे या बेकार? सर बेकार। बेकार नहीं लिख सकते एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे? एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज। तो जो उसके रेशियोज है वो एडवर्स है, बड़े बेकार है, ठीक है, ठीक है सर। तो फाइनेंशियल तो हो गए, अब ऑपरेटिंग पे आ जाओ। मैंने कहा ऑपरेटिंग में क्या करना है? जस्ट गो विद द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब सप्लायर माल नहीं दे रहा। अब अगर सप्लायर माल दे रहा है तो वर्कर नहीं है। मैंने कहा वर्कर नहीं है मतलब लेबर की शॉर्टेज चल रही है। ओ, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, लेबर डिफिकल्टी। तो मैंने कहा एक तो लेबर होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती, दूसरी पढ़ी लिखी लेबर का नाम क्या था? मैंने कहा की मैनेजमेंट, वो भी चली गई। की मैनेजेरियल पर्सन भी चले गए और उनका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा। सर लेबर वाले पॉइंट तो हो गए। अब मान लो लेबर भी है, सप्लाईज भी है, तुमने प्रोडक्ट बनाए, मैं मार्केट में बेचने गया, मार्केट ही खत्म हो गई है। तो क्या मतलब? कस्टमर ही नहीं है, यानी लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट, कस्टमर, फ्रेंचाइजी सब डन डनाडन डन गायब। अब मान लो कस्टमर गए कहां? तुमने सवाल पूछा तो किसी ने बताया कॉम्पिटिटर निकला है। देयर इज अ इमरजेंस ऑफ अ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब मैनेजमेंट कहती है सब बर्बाद, चलो घर अपने। मैनेजमेंट कहती है सब बर्बाद, घर चलो, बंद करो एंटिटी को, निकल जाते हैं यहां से। तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट का इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी। तो पांचों पॉइंट हो गए। तो बस आपने सप्लाई चेन के साथ चलना है, मजे लेने हैं। अब सर आ जाओ अदर इंडिकेटर। ये तो मेरा फेवरेट है। सारे बच्चे बताओ अदर इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है? मैंने कहा अदर इंडिकेटर इज द मोएमो इंडिकेटर। यही तो असली मोएमो इंडिकेटर है। सर क्यों? सबसे पहले आपने नॉन कंप्लायंस करी। सर नॉन कंप्लायंस किसके साथ? किसी स्टैट्यूटरी या कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ, बेसिकली लॉ रेगुलेशन के साथ नॉन कंप्लायंस करी। अब जब आप नॉन कंप्लायंस करोगे तो आपके ऊपर क्या होगा? सर लीगल केस होगा, कहीं ना कहीं देयर विल बी अ लीगल केस, देयर विल बी अ पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग। यस और नो? यस सर। अब आपने भगवान से प्रार्थना करी, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे से जितने भी काम गलत हुए प्लीज उनको माफ करना और लॉ चेंज करवा दे, प्लीज लॉ चेंज करवा दे। ईश्वर ने लॉ चेंज कराया, ईश्वर ने लॉ चेंज कराया। देयर वॉज अ चेंज इन द लॉ रेगुलेशन, बट उससे भी एंटिटी एडवर्सली अफेक्ट हो गई, उससे भी एंटिटी एडवर्सली अफेक्ट हो गई, यानी चेंज इन द लॉ ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द एंटिटी। अब जो ओनर था वो कहता है यार अब तो मतलब जीना ही दुश्वार है। पहले मैंने नॉन कंप्लायंस करी, फिर मेरे ऊपर लिटिगेशन हुई जिसमें इतनी भारी पेनल्टी लगाई कि मैं पे ही नहीं कर पाऊंगा। अब लॉ चेंज हुआ तो फिर मेरी बैंड बच गई। हे ईश्वर अब तो भूकंप ही आ जाए, हे ईश्वर कहीं ना कहीं फ्लड ही आ जाए और मैं उस फ्लड में बह जाऊं। तो अब सर क्या हुआ? भूकंप भी आ गया, फ्लड भी आ गया, बट इस बंदे ने इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी। क्योंकि इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी तो इसके साथ क्या हो गया? मोए मोए। तो मैंने कहा ये बात याद रखना कि अब अगला पॉइंट था कैटेस्ट्रॉफ आया। कैटेस्ट्रॉफ मींस अ कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी और समथिंग लाइक दैट, एंड इट वाज आल्सो अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड। ये चार बातें आपकी इसमें आ जाएंगी। क्या? पहले तो नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट, तो क्या होंगी? लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद आपने लॉ चेंज कराया, उसने भी आपकी बैंड बजाई, एंड आखिरी पॉइंट इज कैटेस्ट्रॉफ, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटेस्ट्रॉफ, जहां पे आपकी बैंड बज गई। गॉट इट? गॉट इट सर। यहां आपका पूरा का पूरा ऐसे 570 गेट्स डन, डनाडन डन इन 24 मिनट्स। अभी हो रहे हैं 20 सेकेंड्स। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। आई होप यू एंजॉयड दिस ऐसे 570। कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा ऐसे है। मैं मानता हूं ये वो ऐसे है जो आपको एक्चुअल में इंटरस्टार बनाता है। मरियल मरियल, छोटे छोटे ड्यू 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 जैसे ऐसे ना कोई भी पढ़ लेता है।
बट यू पीपल आर अमेजिंग। ठीक है, जिस तरह से अपन ने कवर किया ना, धूम मचा दी आप सब। तो नाउ मेक श्योर एवरीवन यू गो थ्रू दिस ऐसे प्रॉपर्ली। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर बना के दिया था ना, हाँ, इसी स्ट्रक्चर में आपने बस इसकी रिवीजन को ध्यान रखना है कि पहले मैं इंट्रो पे ध्यान दूं, फिर मैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, फिर मैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि पहले क्या 2 स्टेजेस है, फिर उसके प्रोसीजर क्या है, फिर उसका कंक्लूजन, फिर उसकी रिपोर्टिंग, एंड आखिरी में फिर ये एग्जांपल वाली चीज को जस्ट कीप इट टुवर्ड्स द एंड सो दैट यू एंड दिस ऐसे ऑन अ वेरी हैप्पी, ऑन अ वेरी नॉटी, ऑन अ वेरी अमेजिंग मोड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने आज आपको क्लास में करा दिए। 3 क्वेश्चंस मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, इसमें से आप एक क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द डे ले सकते हो, विच आई फील शुड बी क्वेश्चन नंबर 2। कीप द क्वेश्चन नंबर 2 एज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, सो हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर ऑल।